करने जाते हैं तो डिज़ाइन करने में भी मदद मिलती है, खेत से उत्पादन लेने में भी मदद मिलती है, खेत को सजाने में भी मदद मिलती है, और जब हम खेत को सजाते हैं तो उसका परिणाम तृप्ति के रूप में, समृद्धि के रूप में आता है। हम सबको समृद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? समृद्धि, तृप्ति, सुकून, सुख, इनके नियमों को समझना है। तो नियमों का पालन करते हुए खेती करनी है। अभी नियम का पालन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तभी तो लगातार केंचुआ कम हो रहा है। सुबह चर्चा हो रही थी कि कोई रिपोर्ट आई है जिसमें केंचुए कम हो गए हैं। तो हम कम करके किसी को दुखी करके सुख पा पाएंगे क्या? है ना? जितनी प्रकार की, तमाम प्रकार के पशु पक्षी, जहाँ केमिकल लगातार इतना ज़्यादा पड़ता है वहाँ बैठते हैं, उसे परागण करते हैं, तमाम सारी, उसमें बहुत सारे लुप्त होने की कगार पे आ गए हैं। तो हम इनको लुप्त करके, इनको मार करके सुखी हो पाएंगे क्या? है ना? नियम खुल गया है तो मैं एक चर्चा कर देता हूँ। एक छोटी सी घटना है, 4 पेस्ट करके, उसमें चूहा, मच्छर, खटमल और ये तो बाकी सब, तो चूहा तो बिल में घुस गया, मच्छर को पकड़ नहीं पाएंगे दिन में, और सब चिड़िया दिखने वाला टारगेट था, विजुअल टारगेट था। तो किल द स्पैरो कैंपेन एक उसका चला। 2 साल तक इतनी चिड़िया मारी गई कि जो चिड़िया ज़्यादा मार के लाता और शाम को अपना वो माला बनाते, जितनी चिड़िया जो मारता, और वहाँ पे उन्होंने कुछ व्यवस्था की कि जो ज़्यादा चिड़िया मार के लाएगा उसको ज़्यादा बड़ा इनाम या कोई खाने की वस्तु मिलेगी। इसमें पुलिस के अधिकारी भी, सेना के लोग भी, गाँव देहात के लोग भी, सारे लोग शामिल हो गए। और 2 साल में वो जितनी गौरैया मार सकते थे मार डाली, जो भी मार सकते थे। उनके पेड़ों में जो उनके घोंसले थे वो अंडे फोड़ दिए, तमाम सारी चीज़ें, और जो बच गई वो अपने भाग्यवश बच गई। 2 साल में लगभग मार के उन्होंने अपने जान में ख़त्म कर दिया कि हमने ये कर दिया, बड़ी खुशी मनाई। अगले साल फसल लगी, भयंकर टिड्डे, और इतने टिड्डे कि एक भी दाना नहीं मिला लोगों को। चलो 1 साल हो गया, हो सकता है कि कुछ हो गया हो। दूसरे साल फिर फसल लगी तो टिड्डे और तमाम सारी बीमारी और कीट आ गए, फिर से नहीं मिला। अब 2 साल का लगातार सूखा पड़ जाना, और किसी देश में पहले से भी ना हो, उस समय की बड़ी बात थी। भुखमरी, अकाल आया, 6 करोड़ लोग मारे गए। बीबीसी के स्टोरी के अनुसार 4.5 करोड़ तो लिखित डेट, तो वो तो लगा ही रही है ना। अब इसमें मैं उसकी गति को समझूं तो ठीक, ना समझूं तो ठीक। हवा लगातार बह रही है, मैं समझूं तो ठीक, ना समझूं तो ठीक। तो हम नियमों को समझें तो ठीक है, नहीं समझें तो भी ठीक है, लेकिन नियम अपने आप विकसित हुए और काम करने हैं। इस एक नियम की भूलवश कि गौरैया का क्या रोल है इस प्लेनेट पे, इस वायुमंडल में, इस व्यवस्था में, इसको ना समझने से 6 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए, और 2 साल का उत्पादन प्रभावित हुआ, और तमाम सारी गिल्ट जो आई होंगी मन में वो आई ही होंगी। उसके बाद उसको भूल अपनी महसूस हुई। रूस से 24 लाख गौरैया कंटेनर से मंगाई, जैसे हम लोग अभी लाते हैं ना, चीते लाते हैं, तमाम सारी चीज़ें मंगाई, ताकि ये हम अपनी गलती को सुधार सकें। लेकिन जो होना था वो हो गया। अब आप सुधारते भी रहिए। पुरानी कहावत है कि समय चूक पुण्य का पछताने, का वर्षा जब कृषि सो खाने, उस समय चूक पुण्य का पछताने। तो हमने कोई क्रिया की है तो उसका परिणाम आएगा कि नहीं आएगा। अब बाद में आप कुछ भी सोचते विचारते रहिए। तो इन नियमों को समझने से हमें ज़िंदगी में और खेती में डिज़ाइन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि नियम क्या कहता है। इन नियमों की समझ होना ही मनुष्य होना है, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं हैं। और नियम हम बनाते हैं या नियम हैं? क्यों शम भाई, नियम हैं कि नियम हम बनाते हैं? नियम तो पहले से हैं। तो हम क्या करते हैं? तो मनुष्य जाति एक ही काम कर सकती है कि पहचान सकती है और पहचान के निर्वाह कर सकती है ना। न्यूटन से पहले भी सेब गिरता ही होगा, उसने पहचान लिया तो लॉ ऑफ ग्रेविटी बन गया, और उसके आधार पे हम अपने सैटेलाइट्स को धरती के ग्रेविटी से बाहर भेज पाए। तो हम नियम पहले से नेचर में हैं ही, हम केवल पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं, इतना ही कर सकते। यही मनुष्य जाति की हाइट है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो नियम को पहचानना है और उसका निर्वाह करना है। आप खेती में नियम को समझ जाएंगे कि यूरिया, डीएपी, केमिकल्स तमाम डालने से भोजन भी दूषित होता है, उसकी सॉइल लाइफ भी मरती है ना। और हम जाने अनजाने कितने बड़े पाप करते हैं, ये जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा उस दिन से आप स्वतः डालना छोड़ देंगे। अभी तो हमारा ध्यान नहीं जाता है उस ओर, अभी हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो नियमों को समझना
नियमों को समझ करके खेती करनी है, माने नियमों का, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए खेती करनी है। हम नियमों की चर्चा लंच के बाद करेंगे, पूरे 10 नियम हैं उसकी चर्चा करेंगे। अगले स्टेप को भी चेक कर लेते हैं कि सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए, तो हम जहाँ भी हैं वहाँ हमारी कोई निश्चित जिम्मेवारी है कि नहीं है। परिवार में हैं तो परिवार में कोई निश्चित जिम्मेवारी होती कि नहीं होती है, कोई दायित्व और कर्तव्य होते हैं। इनसे भागा जा सकता है या इनसे पीछे छुड़ाया जा सकता है क्या? तो हम जहाँ भी हैं वहाँ रहते हुए कैसे समग्रता में रहेंगे और व्यवस्था में भागीदारी को निभाएंगे, इसी बात से हम समाज को बना पाते हैं। तो हम समाज खेती में जब से व्यक्ति, आप ध्यान दीजिए 1965 से हरित क्रांति इंट्रोड्यूस हुई, 70 तक आते आते 75 तक आते आते उसको सबने लगभग स्वीकार लिया। गांव और समाज का विषय है, इसमें व्यक्तिवाद हो नहीं सकता है। खेती जब शुरू हुई तब भी गांव और समाज से शुरू हुई, और जब भी होगी ये गांव और समाज के साथ मिलकर के होगी। इसमें अकेले आप कुछ भी, हमारे ज़िंदगी में जब से व्यक्तिवाद बढ़ा है तब से हमारी समृद्धि गई है। आज 4 लोग आ जाएं तो सोचना पड़ जाता है कि कहाँ बिठा लें, क्या खिलाएं और ये कब जाएंगे। आने से पहले जाने का प्रोग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब हमारे पास इतना खाने की वैरायटी नहीं थी, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, तब 10-10 एक महीने लोग बने भी रहते थे और खिलाते भी रहते थे। तो खेती गांव और समाज का विषय है। जो गांव और समाज का विषय है, जब हम रहते हैं तो वहाँ कोई जिम्मेवारी है। तो 5 जगह मनुष्य की जिम्मेवारी है। एक, स्वयं के साथ, माने अपने शरीर को स्वस्थ रखना, इसको मेंटेन करना, अपनी जीवन जागृति को बढ़ाने के लिए। हम किसी परिवार का भी हिस्सा हैं, तो परिवार में जो हमारी निश्चित दायित्व और कर्तव्य है। हम किसी समाज का भी हिस्सा हैं, परिवार एक समाज में है, समाज के प्रति भी हमारी निश्चित दायित्व और कर्तव्य है। समाज एक देश में है तो देश के प्रति भी हमारी निश्चित दायित्व और कर्तव्य है, और ये देश किसी अंतर्राष्ट्र और प्रकृति में है, वहाँ पे भी हमारी निश्चित दायित्व और कर्तव्य है। तो समाज के प्रति हमारे, समाज ही वो इकाई है जिससे देश और बाकी की चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। तो सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए जो भी हमारे सामाजिक नियम है, इस नियमों में सामाजिक नियम भी आएंगे। सामाजिक नियमों का पालन करते हुए, माने समाज में हमारे जो दायित्व हैं, जो हमारी जिम्मेवारी है, इसको पूरा करते हुए जब हम खेती में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सही खेती को अपना पाएंगे। अभी अगर पड़ोसी से मित्रता नहीं है और आपके खेत में जानवर हैं तो आपको थोड़ी बताएगा, वो तो कहेगा चल जाने दो। अपने खेत में होंगे वो भी हाँक के कर आएगा, बोले वहाँ हमारा बच जाए, इसका जाए तो जाए। और यदि संबंध है, हमारी कोई उससे अच्छी चीज़ है तो हटा देगा, नहीं हटाएगा तो फ़ोन करके बता देगा कि भैया खेत में जानवर हैं आपके, आ जाइए। कुछ करेगा कि नहीं करेगा। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ फैलना है, न किसी से ऊंचा उठना है, न किसी से नीचे रहना है, फैलना है तरंग की तरह। तो सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए खेती करनी किसके लिए है? अपने परिवार के लिए। अभी खेती कर किसके लिए रहे हैं? बाजार के लिए। बोते समय भी बाजार दिमाग में है और काटते समय भी है। प्लानिंग हो जाती है ना, ये वाली खेती करेंगे तो इससे 5 लाख रुपए एकड़, ये वाली खेती करेंगे तो इससे 10 लाख रुपए एकड़, ये सिंघाड़ा के साथ झींगा मछली, धान के साथ ये वाली मछली, इसके साथ ये कर लेंगे। तो टोटलिटी में पूरा कार्यक्रम किसके लिए है? बाजार के लिए। बाजार कैसे ऑपरेट होता है? बाजार लाभ से ऑपरेट होता है। लाभ कहाँ आएगा? नेचर में लाभ हानि है नहीं, तो आपकी हानि पे बाजार खड़ा है। बाजार से क्या लाएंगे? पैसा लाएंगे। फिर पैसे से क्या खरीदेंगे? जो परिवार में चीज़ें लगती हैं, जीरा, तेल, मसाले, खाद्यान्न, जो भी लगता है वही तो खरीदेंगे ना किचन के लिए। तो अभी एक चीज़ हम पैदा करके फिर बाज़ार जाते हैं, पैसा लाते हैं, और बाकी की 9 चीज़ फिर लेने हम बाज़ार जाते हैं। तो जितनी बार बाज़ार जाएंगे उतना टैक्स भी देंगे, अपना समय भी बर्बाद करेंगे, चाहे पेट्रोल भराएंगे, चाहे रोड पे चलेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, आप अप्रत्यक्ष टैक्स तो देते ही देते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा, तो एक चीज़ ला करके फिर बेच करके फिर उससे पैसा ला करके फिर 10 चीज़ खरीदना, ये कोई समझदारी है? या हम अपने परिवार के हिसाब से खेती करें? माने खेती करने के मूल की सब्जियां कौन सी ऋतु में कब क्या बोएं, है ना। तो ऋतुओं का अध्ययन, नक्षत्रों का अध्ययन, मौसम का अध्ययन, हवाओं का अध्ययन,
कितनी प्रकार की सब्जियां किस क्षेत्र में एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सब्जी और फसलें होती हैं, इनका अध्ययन ये सब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं मिल जाएगा, ये सब करना पड़ेगा। तब जा कर के हम अपने परिवार के लिए, तो हम तुरंत जैसे ही अपने परिवार के लिए शिफ्ट हुए तो मोनोक्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग में शिफ्ट हो गए ना अपने आप, या आपने किया कि हो जाएंगे। अभी परिवार के लिए नहीं करते हैं, इसलिए मोनोक्रॉपिंग का दौर चलता है कि पता चला किसी क्षेत्र में धान है तो वो धान है, गन्ना है तो गन्ना ही गन्ना है। परिवार को सेंटर में रख के करेंगे तो मल्टी क्रॉपिंग विविधता अपने आप बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा विविधता उतनी ज़्यादा फूड सिक्योरिटी। यहाँ तक आ गए। अगला स्टेप, अब अगला स्टेप है कि प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को मानवोपयोगी बनाना। अब नेचर का नियम है कि नेचर कम लेकर के ज़्यादा देने के रूप में शाश्वत है ही। नियम है नेचर का, नेचर प्रकृति कम लेकर के ज़्यादा देती ही है। आप एक दाना बोइए 100 दाने 50 दाने निकलेंगे। आप एक बकरी से शुरुआत कीजिए, साल भर 2 साल बाद 2-4 हो ही जाएंगी। एक गाय रखिए, बढ़ ही जाएगा। तो नेचर में जितना भी है, ये जितना भी प्राकृतिक ऐश्वर्य है, ये सब बढ़ता हुआ धन है, सब बढ़ता हुआ धन है। अब ये जो चीज़ लगातार बढ़ती ही है, उसके बाद भी किसान कमज़ोर हैं, तो इसके मूल में तो कुछ समझ में आता है, तो कुछ तो गड़बड़ है। नीतियों के रूप में गड़बड़ होगा, कोई षड्यंत्र होगा, तमाम सारी चीज़ें, है ना। तो जो चीज़ बढ़ती ही है उसमें घाटा कैसे हो सकता है, तो इन सबको भी समझने जाएंगे। तो अब हमारी एक दूसरी आवश्यकता बनती है कि हमने खाना तो यहाँ से पैदा कर लिया, ठीक है ना रोहित भाई, लेकिन अब खाने अकेले से काम थोड़ी चलता है। काम तो अभी हम जिस वर्तमान व्यवस्था में जी रहे हैं उसमें पैसे की भी आवश्यकता है। आपको यात्रा करनी है, गाड़ी लेनी है, इलाज कराना है, शिक्षा का काम करना है, घर का मेंटेनेंस करना है, तमाम सारी, तो कैश वैल्यू की भी आवश्यकता है कि नहीं है। वो कैसे पूरा होगा, इसकी भी व्यवस्था खेत से ही हो। कैश वैल्यू के बिना तो अभी जिया नहीं जा सकता ना। आप ट्रेन में एक कुंटल गेहूँ लेके थोड़ी जाएंगे कि टीटी तुम भी 50 किलो ले लो, है ना, और तुम भी ले लो, ये तो कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो जो पैसा है ये वस्तुओं के आदान प्रदान का मात्र एक माध्यम है। हम जब भी उपभोग करते हैं कोई ना कोई वस्तु ही करते हैं। मैं अगर पहने हूँ तो कोई कपड़े ही पहने हूँ, खाता हूँ तो कोई सामान ही खाता हूँ, पैसा तो नहीं खाता हूँ, पैसा तो नहीं पहनता हूँ। तो ये एक, तो उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे, तो ये खाद्यान्न यहाँ से आ गया। पैसे कैसे आएंगे, तो प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को मानवोपयोगी बनाना, माने हमें नेचर जो भी वस्तु दे रहा है उसको हम कैसे मानवोपयोगी बना दें। तो एक और स्टेप है खेती का जो अभी ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, या नहीं कर रहे हैं, या किसी समय के कारण नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है, प्रोसेसिंग करना, मूल्यवर्धन। तो नेचर कम लेकर के ज़्यादा देता ही है, तो जितना दिया परिवार का, जितना हो गया उतना रख लिया। अब गेहूं ज़्यादा है तो उसका शेष का क्या करेंगे, अभी बेच आते हैं डायरेक्ट। तो जैसे ही हम रॉ मटेरियल बेच आते हैं, हम अपनी समृद्धि की सारी संभावनाओं को बेच आते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोसेसिंग करनी है। जो भी आपके पास वस्तु उपलब्ध है उसकी प्रोसेस करके ही बाज़ार जाना है। बाज़ार जाना नहीं, जैसे ही आप प्रोसेस करते हैं बाज़ार आपके पास आता है। अब प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए, तो इसमें भी नेचर में देखने जाएंगे तो नेचर में 2 मूल्य हैं, 2 उत्पादन मूल्य है नेचर में। एक है उपयोगिता मूल्य और एक है कला मूल्य। ये दो, जब भी प्रोसेसिंग करेंगे ये 2 मूल्यों को समझना ही होता है, इसके बिना समझना पूरा होता नहीं है, प्रोसेसिंग पूरी बनती नहीं है। उपयोगिता और कला, और ये कैसे समझ में आता है, तो इसकी परिभाषा है कि वस्तु में गुणात्मक वृद्धि कर देना। वस्तु में गुणात्मक, एक किसी इकाई में, किसी वस्तु में गुणात्मक वृद्धि कर देना माने उसकी उपयोगिता को बढ़ा दिया। अब जैसे गेहूं आता है तो आप गेहूं डायरेक्ट खा लेते हैं कि उसका आटा बनाते हैं, फिर आटा के बाद गूंथ करके रोटी बनाते हैं, तब खाते, रोटी ही खाते हैं, गेहूं तो सीधे नहीं खाते हैं, ठीक है ना। तो क्या किया, उसकी उपयोगिता को पहचाना कि यार ये पेट भर सके, इसमें कोई पोषण है, इसके खाने का ये तरीका है। ये समझना पड़ा कि नहीं समझना पड़ा।
तो उसके क्या हुआ, उसके मूल्य को समझा, उपयोगिता को समझा। तो उपयोगिता मूल्य को पहचान करके हम प्रोसेस कर पाते हैं वस्तुओं को। ये कब पहचानेंगे, जब अपनी उपयोगिता समझ में आएगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। स्वयं की उपयोगिता पकड़ में आएगी तो वस्तु की उपयोगिता पकड़ में आएगी ना। सिद्धांत नियम है कि जो जिसके पास है वो वही बांटेगा। तो समझदार व्यक्ति समझदारी बांटेगा, समझदारी को पहचानेगा। मूर्ख व्यक्ति मूर्खता को बांटेगा, मूर्खता को ही पहचानेगा। उपयोगी व्यक्ति स्वयं को पहचानेगा और वस्तु की उपयोगिता को भी पहचानेगा। तो उपयोगिता और कला। तो उपयोगिता माने वस्तु में गुणात्मक वृद्धि, वस्तु में गुणात्मक वृद्धि, उपयोगिता। और ये जो मूल्य है ना, बार बार एक शब्द आता है मूल्य, एक ये बाजार वाला मूल्य नहीं है, ये वैल्यूज़ वाला मूल्य है। मूल्य की भी एक परिभाषा है उसको समझने के लिए कि किसी भी वस्तु या किसी भी इकाई का व्यवस्था में भागीदार होना ही उसका मूल्य है। आपका मूल्य क्या है अब आप तय कर सकते हैं। व्यवस्था में भागीदारी ही मूल्य है। तो गेहूं का क्या मूल्य हुआ, ये बाजार वाला 18 रुपए किलो वाला मूल्य नहीं है। गेहूं का मूल्य क्या हुआ, पोषकता। वो जब पैदा हुआ, जब उसको पहचाना था तब भी वो पोषण देता था, और आज है तो आज भी पोषण देता है। तो क्या है, व्यवस्था में भागीदार है। तो किसी भी इकाई या वस्तु का व्यवस्था में भागीदार होना ही उसका मूल्य है। चना जो काम पहले करता था, आज से 1000 साल पहले, आज भी वही काम करता है, तो यही उसका मूल्य है। तो मूल्य और कीमत दोनों अलग अलग हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कीमत जो हम बाजार में तय करते हैं, हमारा कितना श्रम लगा, कितना भाड़ा लगा, कितने संसाधन लगे, इसके आधार पे हम कुछ तय करते हैं कि ये 30 रुपए किलो पड़ेगा या 100 रुपए किलो पड़ेगा। ये जो मूल्य है ये क्या है, जैसे अमरूद खा रहे हैं तो अमरूद का मूल्य क्या है, पोषण में जो सहायक है, व्यवस्था में जो भागीदार है, वही तो उसका मूल्य है। तो हर वस्तु की, किसी इकाई की व्यवस्था में भागीदारी ही मूल्य है। अब आप सब लोग अपने अपने मूल्य पहचान लीजिए। हम सब लोग अपने अपने मूल्य को पहचाने कि मेरा क्या मूल्य है। तो उपयोगिता मूल्य, यहाँ पे हम वस्तु में उपयोगिता मूल्य को पहचानते हैं, माने उसमें वस्तु में गुणात्मक वृद्धि का। हम आखिरी दिन चेक कर लें कि क्या इसमें कमी ज़्यादा रह गई, फिर मैं इसको हटा दूँ, है ना। ठीक है ना, ग्रुप पे डाल दीजिएगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। तो नेचर में दो चीज़ें हैं, एक है संपादन और एक है उत्पादन। खबरों में पढ़ते हैं ना, प्राकृतिक संपदा का हनन हुआ। ये जो संपदा शब्द आया है संपादन से आया है। संपादन किसको कहते हैं, जो भी नेचर हमको डायरेक्ट देता है, जो भी गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, जो भी नेचर हमको सीधे प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जो भी हैं, है ना, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये नेचर ने हमको सीधे दिया हो। जैसे पानी, पानी मानव जाति ने बनाया, नेचर में था, सबको मिलता, पशु पक्षी जीव जानवरों पेड़ पौधों मनुष्यों को सबको मिलता है। हवा हमने बनाई, नेचर में थी। पेड़ पौधे मिट्टी हमने बनाई, वनस्पतियाँ हमने बनाई, नहीं, ये था। तो जो था वो सारा प्रकृति प्रदत्त है, इसको कहते हैं संपादन। ठीक है ना। अब जो नेचर का है, तो नेचर में कोई अपना पराया है कि सब बराबर है, सब समान है। तो नेचर की सारी वस्तुएं क्या हुई, सबके लिए हुई। तो जब भी हम गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, धान उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, और जब हम रॉ मटेरियल बेचने जाते हैं, तो हमने क्या किया हुआ है, हमने बीज हमने नहीं बनाया, नेचर में किसी ने पहचाना, उसको हम करने लगे। हम जब बोते हैं तो ऐसा भी नहीं कि हमने जैक लगा के उसको तुरंत बड़ा कर दिया 1 महीने में। वो अपनी मिट्टी से पोषण लेता है, सूरज से रोशनी लेता है, तमाम खनिज पदार्थ लेता है और अपनी ताकत से बढ़ता है।
और 4-6 महीने में जो भी उसकी टाइम ड्यूरेबिलिटी है उसमें बड़ा परिपक्व होकर के देता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं, मैंने बीच में जो भी उसको पानी वगैरह देना है वो दे दिया और उसको काट लिया। और तो हमने जितना श्रम किया उस श्रम का प्रतिफल मिल गया, शेष भाग वो नेचर का था। तो नेचर में यह है कि नेचर में सबको ही है, तो जो उत्पादन नहीं भी करता है उसके लिए भी है, तो उसका रेट आप कभी तय नहीं कर सकते हैं। तय किसका कर सकते हैं, जब आप उत्पादन करते हैं, सही अर्थों में उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन करेंगे तो क्या होगा, प्रकृति प्रदत्त वस्तु में उपयोगिता और कला मूल को जोड़ देते हैं, तब बनता है ये उत्पादन। जब उत्पादन करते हैं तब आप रेट लगाने के अधिकारी होते हैं, तब आपके श्रम लगता है। कंपनी वाले क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिए, फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। गेहूं किसान सदियों से उगा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना, पिछले 50-70 तो क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, मैच कर लीजिए। कम पड़ता है तो चीज़ें और बढ़ाई जा सकती हैं, कुछ मैनेज किए। ज़्यादा है तो उसको और अच्छे तरीके से और 2 लोगों को और जोड़ा जा सकता है ना। अगर वस्तु है अभी उसका सही से सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो सही से सदुपयोग करिए। ऐसे ही खेत का जोड़िए कि खेत में जुताई बुराई इतने सब लगता है, अब उसमें कीटनाशक कितने का आता है, खाद कितने की आती है। आप जोड़ेंगे तो पता चला कि 5 एकड़ ज़मीन में 50,000 रुपये का तो कीटनाशक और खाद आ जाती है बाहर से, यूरिया DAP। तो इसको तो सीधे सीधे कम किया जा सकता है दूसरे दिन से। अपने संकल्प लेना है कि भैया हम तो एक खर्चा कम हुआ कि नहीं हुआ। धीरे धीरे जो अनावश्यक खर्चे हैं वो छूटते जाएंगे, जो सार्थक चीज़ें हैं वो जुड़ती जाएंगी। तो परिवार की आवश्यकता, माने जब हम बात कर रहे हैं कि अपने परिवार के लिए रोटी कपड़ा मकान, तो आवश्यकता अनुसार बात कर रहे हैं कि कितना, अच्छा इसकी भी कितना कैश चाहिए आपको, उतनी प्रकार की प्रोसेसिंग आप चीज़ें कर सकते हैं। अब आपके यहाँ जो भी सहज है, जो भी आसान से है, 2 लोग अकेले नहीं पूरा पड़ता है तो 2-4 लोगों के अपने किसानों के छोटे से ग्रुप बना करके कर लीजिए, ये सब चलता है इसके आधार पे, है ना। अब उपयोगिता मूल्य बढ़ाने अकेले से काम चल जाता है अपना, एक मूल्य तो हो गया उपयोगिता, है ना, वस्तु में गुणात्मक वृद्धि कर दी, इससे केवल मानव जाति का काम चल जाता है, यानी अपना काम चल जाता है, नहीं चलता ना। कैसे, पैसा चाहिए होगा, नहीं, ये तो वस्तु में हमने उपयोगिता बढ़ा दी। कला मूल्य का भी एक परिभाषा है कि गुणात्मक वस्तु में गुणात्मक वृद्धि, गुणात्मक वृद्धि की गुणात्मक वृद्धि, गुणात्मक वृद्धि में गुणात्मक वृद्धि बराबर कला। तो उपयोगिता मूल्य को शरीर भोगता है। उपयोगिता जो मूल्य है इसको कौन भोगता है, शरीर। और जो कला मूल्य है इसको कौन भोगता है, जीवन। शरीर को कोई मतलब नहीं है कि आपने लाल कलर का टी-शर्ट पहना है कि हरे कलर का पहना है। शरीर को इससे मतलब हो सकता है कि कॉटन है या टेरिलीन है या टेरिकाट है। लाल पीले और हरे का जो स्वाद है ना वो जीवन ही लेता है। गाड़ी कौन से कलर की है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, गाड़ी तो अपनी यात्रा तय करेगी, आप चलाएंगे चलेगी, लेकिन जो गाड़ी को देख देख करके आप खुश होते हैं ना, ये जो मैं सुंदर कलर पा गया, ये कौन होता है, जीवन। तो जीवन की तृप्ति बड़ी तृप्ति है। तो कला और उपयोगिता मूल्य के कॉम्बिनेशन में उत्पादन सजता है। तो जब भी हम अपने प्रोडक्ट बनाते हैं खेती में तो क्या करते हैं, केवल बनाया हुआ आटा ऐसे दे आते हैं कि उसका पैकेजिंग करते हैं, बढ़िया सजाते हैं, आकर्षक उसमें ऊपर लिखते हैं अपना ब्रांड वैल्यू, ये करते हैं कि नहीं करते हैं, तभी तो जा कर के आपको पूछता है कोई। तो उपयोगिता और कला मूल्य को समझने से हमारा प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को मानवोपयोगी बनाने का काम शुरू होता है यहाँ से। और जैसे ही हम उत्पादन करते हैं सही अर्थों में, तब आप अपने प्रोडक्ट के मालिक बन पाते हैं, उसके रेट लगाने के अधिकारी हो पाते हैं, क्योंकि अब आपने उसमें क्या किया है, अपनी बुद्धि माने अपना विवेक और अपना श्रम दोनों लगाया है। इससे पहले आपने अपना श्रम और विवेक नहीं लगाया, जो भी मजदूरी की थी वो मिल गई थी। यहाँ पे आपने उस वस्तु में अपना विवेक लगाया, कोई कि आपने देखा कि ये लकड़ी है, इससे कुर्सी बन सकती है, अपना श्रम किया, उसको बनाने में जो भी श्रम किया, तब जा कर के आप अपने श्रम के सही हकदार बन पाते हैं और रेट लगा पाते हैं। अभी आप चले जाइए किसी भी दुकान में, आड़त में, जो बाज़ार आते होंगे वही आड़ती तय करते होंगे, और किसी भी फार्म हाउस में या जहाँ भी जो व्यवस्था है वो अगर कोई वस्तु बना के रखा होगा तो वही बता कर अपना आई थी,
द्वितीय विश्व युद्ध में आते आते परिपक्व हो गई, उसके बाद के रिजल्ट, फिर एक प्रोपोगेंडा विकासशील देशों में, ये सब मिला करके जल थल मल पढ़िएगा, उसमें कुछ मिलेगा। रॉकफेलर को पढ़िएगा, मतलब समझना पड़ेगा इसके पीछे, नॉर्मन बोरलॉग को, ये सब जो हैं इस सब के अग्रणी रहे हरित क्रांति के, ये पूरा समझेंगे, अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में ताकि कुछ रह ना जाए, क्योंकि वहीं से उठाना पड़ेगा कि ये आई कहाँ से। यदि आप अपना मर्ज दिखाने डॉक्टर के पास जाते हैं और मर्ज पकड़ में नहीं आता है तो दवा कहाँ मिलती है, तो पकड़ में भी तो आए कि ये हुआ क्यों, हम कंट्रोल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, लोग क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, इसको समझेंगे अपन। तो कुल मिला के ये अधूरी खेती से पूरी खेती की ओर ले जाने वाला एक रास्ता है। अब आप लोग अपनी अपनी शेयरिंग 5-10 मिनट में कीजिए कि क्या ये ठीक लगता है, अपने मानकों पे भी जांचेंगे कि नहीं जांचेंगे। मैंने तो बता दिया जो मुझे अपने समझ में आया, जो मुझे खेती करते हुए समझ में आया। अब आपको भी अपने मानकों में जांचना है, इसमें सहमत हैं कि नहीं है, उस पर चर्चा किया जाए। ठीक है सिद्धि भाई, ये जो चर्चा हुई अपनी, हाँ जी, मतलब खेती की परिभाषा, ये जो खेती की परिभाषा निकल के आई, पूरी खेती की परिभाषा निकल के आई, ये ठीक है। जो मैंने उत्तर में आपको बताया था कि मेरे मुताबिक जो खेती है ये उसके प्रति एकदम सही बैठती है। ठीक है ना, जी, तो मतलब मुझे तो सही लगा। बढ़िया। सब लोग अपनी अपनी शेयरिंग रखिए, इसमें कुछ जोड़ना घटाना हो तो कोई ब्रह्म वाक्य थोड़ी है जो जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर एल्बर्ट हॉबर्ट, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, ऐसा उनका बहुत ही फेमस कोट है कि द हेल्थ ऑफ द सॉइल, प्लांट, एनिमल एंड मैन इज़ वन एंड इट्स इंडिविजुअल। परिणाम कहाँ जाएगा, इसको हटा दें, कहानी नहीं बनेगी आगे की। पदार्थ, प्राण को हटा दें, सारे जंगल खत्म कर दें, ऑक्सीजन लेवल क्या होगा। दिल्ली की स्थिति आप देख रहे हैं, जी पाएगा मनुष्य? सारे जीवों को हटा दें, जी पाएगा मनुष्य? और मनुष्य को हटा दें तो ये बना ही रहेगा, क्योंकि सबसे आखिरी में जो अवस्था आई है वो मनुष्य ही आई है। एक अभी अशोक उपाध्याय जी ने 2 घटनाएं बताई, बड़ी ही मार्मिक रही। एक द्वीप है जैसे मॉरिशस वगैरह, तो वहाँ बता रहे थे कि एक पंछी होता है। हाँ। तो वो मॉरिशस नाम का एक द्वीप है। मॉरिशस में क्या हुआ कि जब अंग्रेज पहली बार विश्व में निकले, तमाम जगह कब्जा करने के लिए जाते थे, तो कहीं रात पड़ गई या कहीं एक जगह उनका जहाज अटक गया, एक द्वीप मिला तो बोले चलो रात इसमें बिता लेते हैं, कुछ दिन यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे दिखे। डोडो नाम का एक पक्षी होता था उस द्वीप में। अच्छा, वो पहले, उससे पहले नो मैन लैंड था, वहाँ कोई गया नहीं था, आराम से रहते थे, आपस में कोई वो नहीं था, बढ़िया रहते थे। उसकी खासियत ये थी कि उसके पंख होते हुए भी वो अपने पंखों का उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ी थी। जंगल का अपना नियम होता है। अंग्रेज पहुँचे तो इनको ये तो सब खाते हैं, तो धीरे धीरे ही डोडो को बुलाएं पास में, चाहे वो चला भी जाए, और ये थोड़ा मुर्गे से थोड़ा बड़ा है ना, जैसे वो मेमू करके कुछ होता है, मेमू करके उस टाइप का। और धीरे धीरे इन्होंने जो उसको निपटाना शुरू किया, वहाँ बस गए। 2, 4, 10, 20, 30 सालों में इन्होंने सारे डोडो ख़त्म कर दिए। अभी कुछ समय पहले वैज्ञानिकों का ध्यान गया कि एक निश्चित प्रकार के पेड़ पौधे केवल 17 रह गए हैं। बड़े बड़े दरख्त हैं, उसमें फूल बनता है, फल भी आता है, फल गिरता है तो उसका बीज भी गिरता है। बीज जो है जर्मिनेट नहीं हो रहा है, उसको सारी परिस्थितियों में जर्मिनेट कराने की कोशिश की, उस बीज को लैब में, खुले में, ओपन में, सारी अनुकूल परिस्थितियों में, पर वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है बीज। ये चिंता का विषय है कि फूल भी बनता है, फल भी बनता है, उसका बीज भी आता है, जर्मिनेट नहीं हो रही। ये 17 बचे हैं, ये वहाँ की इकोलॉजी के लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा उनको लगा, अध्ययन जो भी आए।
तब धीरे 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 कहानी बनी, कड़ी जुड़ती गई, तो पता चला कि जो डोडो नाम का पक्षी था वो इस फल को खाता था। फल रह गया, उसको पच गया। उसके बीज में एक श्लेष्मा, एक झिल्ली रहती थी। जब वो पीछे से निकलती थी तो झिल्ली वहीं रह जाती थी और वो बीज बाहर आता था, तब वो जर्मिनेट होता था। तो ये पता चला कि डोडो को मार दिया तो उस पेड़ों की आगे बढ़ने की संभावनाओं को ख़त्म कर दिया। एक इंग्लिश में एक पोएम भी है, पोएम के आइडियम्स ऑफ फेजेस भी है कि इतना मूर्ख मत बनो जितना डोडो। डोडो को एक मूर्ख पक्षी के रूप में जानते हैं। तो क्या हुआ, हम जाने अनजाने नियम को नहीं समझ पाते हैं मूल में कि उसकी उपयोगिता क्या है। अगर वो नेचर में है तो कोई निश्चित उपयोगिता है, उसको पहचान लीजिए, फिर उससे आप काम ले सकते हैं। जैसे हम आम के पेड़ के साथ व्यवहार करने जाएं तो उसके फल को खा लें, सब कर लें, उसका, लेकिन हम उसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे तो कितने दिन आम रहेगा भाई। उससे एक सर्टेन रेशियो में फल लेते रहें, सर्टेन रेशियो में उसकी प्रूनिंग करते हैं तो आम बना रहेगा। हम पूरा पेड़ काट दें प्रूनिंग के नाम पे, खत्म हो जाएगा ना। तो उसकी उपयोगिता को पहचानना पड़ेगा, नेचर के नियमों को पहचानना पड़ेगा। एक रास्ता है जहाँ पूरी तृप्तिपूर्वक जिया जा सकता है। ये पूरी बात। अब इसमें से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो, बिल्कुल करें, उसको भी लाते हैं, ठीक है ना। इसमें से भैया किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो बिल्कुल रखें, उसको भी उत्तरित किया जाए, है ना। कुछ और इसमें समझना हो, गहरे में जाना हो, है ना। अब इसी परिभाषा में जो चीज़ें हैं, इसी को हम अगले 3 दिनों में और इलेबरेट करेंगे। जैसे नियम आएंगे तो फिर पूरे नियम आएंगे, सिद्धांत आएंगे तो पूरे सिद्धांत आएंगे, डिज़ाइनिंग आएगी तो पूरी डिज़ाइनिंग आएगी, सारे आयाम आएंगे। आवर्तनशील खेती आएगी तो पूरी आवर्तनशील खेती आएगी। फर्टिलिटी पे बात होगी तो फर्टिलिटी के जो भी तरीके हैं, कंपोस्ट हैं, तो वहाँ भी बात होगी। इतना ही हो सकता है कि उस परिस्थिति में कोई अलग कंपोस्ट बनती होगी, इस परिस्थिति में कोई अलग कंपोस्ट बनती है। तो प्रक्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, विचार। ये सार्वभौमिक होता है हरदम। तो ये पूरी बात है। अब इसी की हम पूरी चर्चा अगले 4 दिनों में, 3 दिनों में करेंगे, है ना। इसमें कोई किसी का प्रश्न आ रहा हो और तो एक बार और उसको रख लिया जाए, ठीक है ना विनय भाई। इसमें आपका कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो, ठीक है ना। ये अभी अपने पास कितना समय लंच के लिए, तो 1 बज गया। तो 10 मिनट में वो गुजरात वाली बात हम बता दें। हाँ आइए, हाँ आइए, तो यहीं आ जाइए जी, ठीक है, धन्यवाद। हम लोग फिर 15 सितंबर 2015 से गौशाला हमारी शुरू हुई थी। तो उसके बाद हमें खेती का अनुभव रहा। बाकी हमारा ख़ानदान पूरा खेती से ही जुड़ा रहा। हमारे बाबा माने जाने पॉलिटिशियन रहे और बहुत पुराने खेती व्यवस्थाएं रही। हमारा ममाना पूरा खेती से रहा। लेकिन हम लोग कौन सा खेती, हम लोग तो पिकनिक स्टाइल जानते थे, गए हुए माता पिता के साथ और घूम टहल के चले आते। तो कुल मिलाकर के जब यहाँ पर कुछ शुरू हुआ था, पालेकर जी का जो शिविर आया, वहीं से खेती का जो वो क्रम बना था, वहाँ से करते करते तो कुल मिलाकर के खेती हमने बस 2, 4, 6 जिलों में ही देखी थी। और उत्तर प्रदेश बहुत देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश वगैरह बुंदेलखंड में कुछ क्षेत्र में देखा तो हमें लगा उत्तर प्रदेश खेती में बीमार प्रदेश है। बीमारू एक शब्द ही है, अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करो या पढ़ाई लिखाई में तो बीमारू शब्द ही आता है, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इनके नाम है, इन्हीं के नाम से बीमारू है। तो हमें लगता था, पढ़ाई लिखाई शिक्षा की बात करें, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी और फिर मैंने पढ़ाया भी, हमारी कोचिंग भी रही, तो बीमारू पढ़ाते रहे। तो मन में एक चित्र बन गया था उसी समय। तो पंजाब बहुत अच्छा था। हमारे यहाँ जब हम लोग तैयारी करते थे तो चीज़ बड़ा बताई जाती, पर कैपिटा प्रोडक्शन पंजाब में आगे, पर कैपिटा इनकम पंजाब का आगे। तो एक गुजरात, अच्छा एक 2013-14 से ये बात होने लगी, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात। तो ये तस्वीर बन गई, गुजरात इज़ द बेस्ट मॉडल ऑफ द इंडिया। वर्ड तो ना कहें लेकिन इंडिया कह लें। तो गुजरात लगा कि गुजरात बड़ा आदर्श मॉडल है। पिछले साल संयोग से एक ऐसी स्थितियां आई कि प्रेम सिंह जी ने कहा कि भैया गुजरात चलना है। एक बड़े वकील साहब हैं हाई कोर्ट के, और उन्होंने अपने यहाँ बुलाया। वो यहाँ भी आए थे,
सपत्नी के यहाँ आए थे, दिव्या दीदी और भैया जी दोनों लोग आए थे। आनंद भाई साहब हैं और हाई कोर्ट के प्रैक्टिशनर हैं। उनके मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने कहा गुजरात आप लोग चलिए। और वहाँ पर गुजरात का जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर पूर्वांचल है, ऐसे ही वहाँ पर सौराष्ट्र है, काठियावाड़ है, गिर रेंज है, अहमदाबाद है। उन्होंने कहा चलते हैं, सब कहीं 3-3 दिन का विशेष वो होगा। हम भी चल दिए, पिछली फरवरी में चल दिए। और पहला पड़ाव आनंद में हुआ। आनंद जिले में एक गांव में रुके थे। आनंद कितना सुने थे, अरे विजय कुरियन का सुना था। भाई साहब जब उस गांव में पहुंचता हूं और उस गांव की व्यवस्था को देखता हूं तो लगता है कि बीमारू प्रदेश में एक राज्य और जोड़ना चाहिए, वो है गुजरात, है ना। यानी सेम समस्याएं क्या थी, समस्याएं जिस गांव में रुके थे नहर थी। अब आप सोचते हैं नहर है, पानी चलिए तो उस टाइम अपनी खेती की पूरी एक स्वरूप को अपन ने देख लिया था कि मिट्टी की उर्वरता को निरंतर बनाए रखते हुए, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपने परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, मकान संबंधी वस्तुएं पैदा कर लेना और शेष प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को मानवोपयोगी बनाना खेती है और इसको करने वाला किसान है। उसके एक एक स्टेप को भी जाके हमने देखा था कि किस तरह से सब ये एक दूसरे के साथ पूरकता के निर्वाह में हैं और बिना एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा किए हुए हम लगातार शाश्वत खेती नहीं कर पाएंगे। अब हम उसी के एक भाग में चल रहे हैं कि जो मिट्टी की उर्वरता को निरंतर बनाए रखते हुए, तो एक मोटा सा सूत्र भी अपन ने देखा था लॉ ऑफ रिटर्न का कि जितना लिया उतना दिया, लेना देना बराबर रखा। अब ये लेना देना क्या है, कंपोस्ट के रूप में देना है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो उर्वरता डिसाइड होती है कार्बन से। एक शब्द कार्बन, कार्बन माने बहुत सारे पोषक तत्वों का, उसमें मिनरल्स भी हैं, उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं, सारी चीज़ों का एक भंडार बराबर कार्बन। कार्बन को मेंटेन करना है कंपोस्ट से। तो ये जो कार्बन मेंटेन होता है ये 2 विधियों से होता है ना। ये 2 विधियों से मेंटेन हो सकता है। एक प्राकृतिक विधि है, दूसरा हमारे मतलब मानवीय हस्तक्षेप की विधि है, मानवीय विधि है। प्राकृतिक विधि से देखेंगे तो ये पेड़ हैं, पेड़ पौधे वनस्पति वन इनकी भी उपयोगिता क्यों है, इस आधार पे इसको देख लेते हैं कि हम पेड़ क्यों लगाएं।
खेती में हम पेड़ क्यों लगाए? अभी तो ज़्यादातर लोग काटते हैं, जंगल भी काटते हैं, तमाम सारी चीज़ें। तो फोटोसिंथेसिस नाम की एक क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड और 6 भाग पानी, ठीक है, मिला करके 1 भाग फोटोसिंथेसिस हुआ। क्या बना? C6H12O6 ग्लूकोज बना, 1 भाग ग्लूकोज बना, शेष ऑक्सीजन निकल गई। ये जो ग्लूकोज बना ये 3 भाग में चला जाता है पौधे में। एक पौधे को मजबूत बनाए रखने के लिए, उसके लिए। दूसरा एक भाग ये जो ज़मीन के नीचे मतलब पौधे के प्रकाश संश्लेषण में जो भी ऊर्जा लगती है, और ये जो शेष ऊर्जा अपनी जो निकाल के देता है ये फलों के माध्यम से देता है, कार्बोहाइड्रेट। तो शेष एक भाग कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल जाता है। जो हमें फल खाने को मिलते हैं, जो प्रोडक्ट मिलता है, वो भी ऊर्जा का ही एक सोर्स है, और नीचे की संसार को भी चला जाता है। तो एक भाग नीचे के संसार को, एक भाग पौधे के रूट सिस्टम को, स्टेम सिस्टम को, उसको मजबूत खड़ा रखने के लिए, और एक भाग पौधा भी अपनी सारी एनर्जी फ्रूट के माध्यम से दे देता है। बाकी का कार्बन नीचे चला जाता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। भाई पेड़ों से ही तो ऑक्सीजन आती है, ये तो हम सब बचपन से जानते ही आ रहे हैं कि हवा का, ऑक्सीजन का एकमात्र सोर्स है पेड़ पौधे। तो ऑक्सीजन प्राणवायु सबको मिली गई, उसकी सबकी आवश्यकता है। हवा के कार्बन को ज़मीन में के कार्बन में बदलने की एकमात्र विधि है फोटोसिंथेसिस, एकमात्र विधि है। इसके अलावा दूसरा कोई विधि नहीं है कि जो हवा में कार्बन है, यही कार्बन ज़मीन के नीचे है तो सोना है, यही कार्बन ज़मीन के ऊपर है तो बीमारियों का भंडार है। अस्थमा, तमाम सारी श्वास की दिक्कतें किससे आ रही हैं? जो लोग दिल्ली या बड़े शहरों में रहते हैं उनको ज़्यादातर किस चीज़ की ज़रूरत है? सांस की, श्वास की, अस्थमा की। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उतना नहीं है जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तभी तो बहुत सारे लोग जब बीमार पड़ते हैं तो फिर उनको जंगलों की याद आती है, किसी टूरिस्ट स्पॉट की याद आती है, किसी ऐसी जगह रहने की याद आती है जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ हो। तो पेड़ पौधे ही एकमात्र माध्यम है, मीडियम है, हवा के कार्बन को ज़मीन के में भेजने के लिए। तो इस विधि से भी कार्बन बढ़ता है। अब जब बढ़ता है तो इसका एक सर्टेन रेशियो होना चाहिए। सर्टेन रेशियो चाहिए कि नहीं चाहिए? इस रेशियो को अपने खेत के निश्चित अनुपात में फिक्स करना है। यदि इस रेशियो को पहचान जाते हैं तो खेत को सजाने में उतनी ही आसानी होती है। तो अगर इस विधि से भी देखें कि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि धरती को ये जो ऋतु संतुलन असंतुलन हुआ है, जो क्लाइमेट केओस हुआ है, यदि इसको मेंटेन करना है तो क्या तरीके होंगे? टोटलिटी में धरती की व्यवस्था को समझेंगे। तो धरती की व्यवस्था को समझने जाते हैं तो क्या क्या निकल के आता है? धरती में क्या क्या दौड़ रहा है? ताप, जल और वायु। जहाँ हीट बढ़ जाती है वहाँ हवा पानी लेकर के पहुँचती है। इसी विधि से तो बारिश होती है। ये चलता ही रहता है, जहाँ हीट बढ़ी वहाँ हवा अपने माध्यम से पानी लेकर के पहुँची। ठीक है। तो अगर इस धरती को बचाए रखना है, बनाए रखना है, तो एक निश्चित भूभाग में पेड़ों की मात्रा का होना अनिवार्य है। क्योंकि कहते हैं ना, बारिश भी कौन लाता है? पेड़ लाते हैं। तो एक निश्चित रेशियो में तो वैज्ञानिक भी इस व्यवस्था को समझते हैं कि धरती के 1/3 भूभाग पे वन होने चाहिए धरती के स्वास्थ्य के लिए। और धरती का स्वास्थ्य रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी रहेगा। अभी कितना है? अभी बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है लगातार। मतलब इस रेशियो को हम पहचान नहीं पा रहे हैं अभी कि हमें अपने जीने के लिए और धरती के स्वास्थ्य को बनाए रखने की प्राथमिकता में कितने निश्चित भूभाग पे जंगल चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि एक जगह केवल हो जाए, धरती के किसी 1/3 कोने में हो जाए। ये रेशियो को पूरी धरती में धीरे धीरे लाना होगा, तो धरती अपने आप जो है व्यवस्थित, सुंदर और क्लाइमेट केओस जैसे प्रणाली से निकल पाएगी।
तो ये एक तरीका है, प्राकृतिक तरीका है, इसमें मानवीय कोई हस्तक्षेप नहीं है। पेड़ लगे हुए हैं या हमने लगा दिए, फोटोसिंथेसिस वो अपनी वजह से करता ही रहता है, उसका भी भोजन बनता है और धरती में रूट सिस्टम के माध्यम से बहुत सारी कार्बन को नीचे भेजता है, और हमें जो जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी रूट सिस्टम के माध्यम से उसको पोषक तत्व को लेकर के अपने फल में ट्रांसफ़र कर देता है। हम भी तो इन प्रकार कोई न कोई धातु ही खाते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट ही खाते हैं, वो फलों के माध्यम से खाते हैं, वो तमाम फूलों के माध्यम से खाते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है मानवीय विधि, इसमें हमारा हस्तक्षेप है। इसी को कह रहे हैं हम कंपोस्ट विधि, माने कंपोस्ट बना करके, है ना। ये एक प्राकृतिक खेती का एक मुख्य घटक है। इसके बिना खेती पूरी होती नहीं है, क्योंकि अगर भोजन नहीं होगा तो कोई भी शरीर काम नहीं करता है, कोई भी तंत्र। तो धरती का भोजन उपलब्ध नहीं है तो धरती कितने दिन तक आपको भोजन उपलब्ध करा पाएगी? कंपोस्ट की विधि से। अब कंपोस्ट बनाने की हज़ारों विधियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ों से हम लोग परिचित हैं। इंदौर मेथड, नाडिप मेथड, शिवांश, मिट्टी, गड्ढा विधि, घूर विधि, तमाम सारी खादों में जाएंगे ना तो टैंक विधि, IITN विधि, ऐसी जाएंगे तो हर क्षेत्र में हर जगह पे अलग अलग सैकड़ों विधियाँ मिल जाएंगी। लेकिन मोटा मोटी कंपोस्ट किसको बोले और कंपोस्ट की एक क्या परिभाषा हो, उसको किस तरह से देखें, इस पर ध्यान चला जाएगा तो विधि तो बहुत सारी निकल आएंगी, है ना। तो कुछ दिन तक हम लगातार सोचते रहे कि इसको कैसे आसानी से और रखा जाए, तो इसको एक सूत्र जैसे बनाया, है ना। कंपोस्ट, कंपोस्ट माने इसमें चार कुछ चीज़ें मुख्य घटक है। तो कंपोस्ट माने सूखी सामग्री, धन हरी सामग्री, धन गोबर गोमूत्र, धन पानी। ये चार चीज़ें एक सूत्र रूप में हैं कि सूखी सामग्री माने सूखी वस्तु, सूखा पदार्थ, हरा पदार्थ माने हरी सामग्री, गोबर गोमूत्र धन पानी, ये चार चीज़ें मिल करके कंपोस्ट है। कंपोस्ट में पांचवी कोई चीज़ नहीं होती। अब इस सूखी सामग्री में भूसा भी हो सकता है, पुआल भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हमने हरा चारा काट दिया और काटने के बाद वो सूख गया, वो भी हो सकता है ना। सूखा चारा भी हो सकता है, टहनियाँ भी हो सकती हैं। कुछ भी वस्तु है जो सूख गई है, जो ड्राई हो गई है ना, वो हो सकता है। तो उसको कर सकते हैं ड्राई कंटेंट, है ना, ड्राई मैटर, ड्राई मैटर भी इसको बोल सकते हैं। कुछ भी है जो सूख गया है वो ड्राई मैटर हो गया। तो एक तो आना है ड्राई मैटर, है ना। दूसरा आना है ग्रीन, ग्रीन मैटर में हरा चारा, मतलब चारा हरा ही होगा, पेड़ पौधों की पत्तियां हरी, ये तमाम प्रकार की, जैसे तालाबों पे भी जलकुंभी और तमाम प्रकार की चीज़ें होती है ना, कुछ भी है हरे में, कुछ भी है, ये सब कुछ मिला करके ग्रीन मैटर है। ये चारा काटेंगे और हरा है तो ये भी यूज़ में आएगा, पत्तियां तोड़ेंगे हरी हैं तो ये भी यूज़ में आएंगी। गोबर गोमूत्र में गोबर एक शब्द लिख दिया है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि केवल गाय का गोबर, माने इसमें गाय का भी, भैंस का भी, पशु पक्षियों का भी, माने मुर्गियाँ चिड़ियाँ इनका भी, बकरियों का भी, और कोई जानवर रखते हैं तो उसका भी, जिसका भी गोबर गोमूत्र मिल जाए सबका मिला देना। और पानी, ये चार चीज़ें हम निश्चित रेशियो में मिलाते हैं तो हमें बेहतरीन कंपोस्ट मिलती है। कंपोस्ट के अपने कुछ मानक हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। कंपोस्ट में एक CN रेशियो हरदम आता है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात।
ये आप कई बार पुस्तक पढ़ेंगे किसी की भी, तो उसमें CN रेशियो की चर्चा होती है कि जब भी कंपोस्ट हम बनाएं उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात को ध्यान में रखें। इसको ऐसे मान सकते हैं कि लार है, लार आपके मुंह में होती है, खाना खाते हो, खाने के साथ मिलके जाती है, कितनी जाती होगी? 5-10 ग्राम 15 ग्राम। तो इसका कोई रोल है कि नहीं है लार का? क्या रोल है? डाइजेशन प्रोसेस में। तो यदि लार ना हो तो आपका खाना पचेगा? नहीं पचेगा। इसी प्रकार से खेत में यदि आपने कैसे भी कंपोस्ट बना दी, ठीक है ना, खूब कार्बन है उसमें, ड्राई कंटेंट खूब है, यदि उसमें एक सर्टेन रेशियो में नाइट्रोजन नहीं है तो वो कार्बन हो करके भी यूजेबल ईटेबल फॉर्म में नहीं टूटेगा। कार्बन को पचाने के लिए नाइट्रोजन का होना आवश्यक है। यदि 20 भाग कार्बन है तो 1 भाग नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। तो 20:1 का रेशियो। हाँ, ये होता है, नेचुरल रेशियो ये होता है 20। तो ये एक रेशियो है। तो हम जब भी कंपोस्ट बनाते हैं, आप कभी भी देखिए कंपोस्ट बनाएंगे तो सूखे मैटर के साथ साथ ग्रीन मैटर होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि उस व्यवस्था में उसको डिकम्पोज होने के लिए, उसको खेत में मिट्टी के साथ मिलने के लिए, खेत में जो सॉइल लाइफ है वो कार्बन को ले सके, और कार्बन आप हवा में उड़ता बहुत तेज़ी से है। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी प्राकृतिक खेती वाले बात करते हैं तो गहरी जुताई के लिए कभी नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग तो कहते हैं नो टिलेज, जीरो टिलेज। ये आता है कि नहीं आता है? क्यों? क्योंकि जितना कम टिल होगा कार्बन उतना दबा रहेगा। टिल हो गया तो कार्बन खुला हो गया तो लीच कर जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, धूप में लीच हो जाएगा। तो कार्बन को बांध के रखना है। तो कार्बन को बांध के रखता है नाइट्रोजन। तो इसीलिए अब इसको देख लेते हैं, ठीक है ना, इसे सूत्र से समझ लेते हैं। अपन लोग सूत्र जैसे चल रहे हैं कोई। ये क्या सोर्स हो गया? हरा सूखा जितना भी है ये क्या देगा आपको, और हरा जितना भी है नाइट्रोजन। ठीक है, CN रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये क्या देगा आपको? गोबर गौमूत्र। ये देगा आपको माइक्रोब्स, बैक्टीरिया। यदि उर्वरता को भी ऐसे कर दे जस्टिफाई तो और आसान हो जाएगा कि कार्बन, ह्यूमस, फंगस, बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की एक निश्चित मात्रा और उनका क्रियाकलाप, ये सब मिलाकर के फर्टिलिटी है। जब भी कोई खेत फर्टाइल मिलेगा तो उसमें कार्बन मिलता ही है। कार्बन और नाइट्रोजन है तो ह्यूमस बनेगा ही। कार्बन और नाइट्रोजन है और ह्यूमस बन रहा है तो सॉइल लाइफ उपलब्ध ही है। माने सॉइल लाइफ में फंगस है, बैक्टीरिया है, नेमेटोड्स हैं, केचुए हैं, जो भी काम करता है, इन सब का होना और इनके सब का निश्चित क्रियाकलाप फर्टिलिटी माने उर्वरता। उर्वरता को मेंटेन करना है तो कंपोस्ट बनाना है, और कंपोस्ट बनाने के लिए कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को प्राप्त करना है, जिसके लिए हमने सूखी सामग्री ली, जिसमें भूसा, पुआल, टहनियाँ, सूखा चारा, हरी सामग्री, हरा चारा, पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें आ गई। गोबर गौमूत्र से हमें माइक्रोब्स। और तो ये जो कार्बन है इसको पचाएगा कौन? आप देखते हैं सड़क किनारे कोई पशु पड़ा हुआ है और डिकम्पोज होता है, तो डिकम्पोज करने वाले कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रोब्स होते ही हैं। हम खाना खाते हैं, पशु मल करते हैं, आप अगले दिन जाइए तो वो कुछ डिकम्पोज मिलता ही है। तो माइक्रोब्स और बैक्टीरिया का रोल है उसको डिकम्पोज करना। डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए हम गोबर मिलाते हैं, और गोबर गौमूत्र में माइक्रोब्स तो हैं ही, साथ में कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, है ना। ये
अब इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हमने एक प्रकार की जानवर का इसलिए चारा यहाँ पे गोबर गोमूत्र नहीं कहा है क्योंकि गाय में माइक्रोब्स अधिक मिलेगा, भैंस में कार्बन अधिक मिलेगा, घोड़े गधे कच्चर में कार्बन और फाइबर ज़्यादा मिलेगा, बकरियों में मिनरल्स मिलेगा, पक्षी जगत में कैल्शियम और फास्फोरस पोटाश मिलेगा। यदि हम एक ही प्रकार के पशुओं से खेती कर रहे हैं तो एक प्रकार की अधिकता होगी, दूसरे प्रकार का अभाव होगा। तो हमें सब प्रकार की वस्तु के माइक्रोब्स का, सब प्रकार के कंटेंट का, सब प्रकार के न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का हमें एक संतुलन बनाना है। इसलिए सभी प्रकार की, जितनी भी प्रकार की आपकी चिड़िया चुनगुन हो सकती हैं जहाँ बैठती हैं, सब प्रकार की चीज़ों को, मिट्टी को ला करके, गोबर को ला करके मिलाते हैं। तो किसी में नाइट्रोजन ज़्यादा है, किसी में फास्फोरस है, किसी में कैल्शियम है, तो सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगा सहज रूप से। और पानी, क्योंकि बिना नमी के कोई भी प्रोसेस होती नहीं है, ये ठीक है ना, मीडियम। तो ये 4 चीज़ें ही कंपोस्ट का आधार है। अब इन 4 चीज़ों को हम बनाते हैं। अब बनाने की प्रोसेस अलग अलग है, हर विधि की अपनी एक, कोई 18 दिन में बन जाती है, कोई 3 महीने में बन जाती है, कोई 6 महीने में बन जाती है ना, कोई साल भर भी घूर वगैरह पड़े रहते हैं 8-8 महीने, कोई 2 महीने में बन जाती है। तो वो प्रोसेस अलग अलग हैं, विधि अलग अलग हैं। जैसे नाडेप है, उसमें डालते रहिए, उसमें श्रम ज़्यादा नहीं है, आपके पेट बन गए, गोबर पड़ता रहा, जब भी साल भर में एक बार कंपोस्ट उठानी उठा के डाल दीजिए, है ना। शिवांश बनाते हैं, उसको हर दूसरे दिन पलटना पड़ता है, उसमें श्रम लगेगा। तो जो जिसकी आवश्यकता होगी हम लोग शिवांश का प्रयोग भी कर लेंगे और प्रोसेस को और बाद में खोल लेंगे, लेकिन मोटा मोटा आधार ये 4 चीज़ें हैं। तो इससे CN रेशियो, अब CN रेशियो है तो जब भी कोई पौधा पोषक तत्व लेता है ज़मीन से तो सीधे कार्बन के रूप में नहीं लेता है। तो 10 भाग कार्बन और 1 भाग नाइट्रोजन के मिलने से 1 भाग ह्यूमस बनता है। ये जो फर्टिलिटी का कार्बन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमस। ये ह्यूमस ही पोषक तत्वों को पकड़े रखता है ज़मीन में, नमी को बनाए रखता है ज़मीन में, और बाय ह्यूमस ही पौधा न्यूट्रिएंट्स लेता है। जो नमी रहती है उसी में ह्यूमस कहते हैं? नहीं, ह्यूमस को ऐसे समझ सकते हैं, मिट्टी में जो कालापन दिखाई देता है ना, हल्का भूरापन, कालापन, इसको ह्यूमस कह रहे हैं। जैसे आप उसमें पानी डालेंगे तो आपको दिखाई भी देगा, वो घुलनशील नहीं होता है। ऐसा मान लीजिए कि जैसे आपने, किसी गाय ने गोबर किया, ठीक है, तो गाय ने जो गोबर किया वो क्या फॉर्म में किया, कार्बन दिया, या भैंस ने किया, किसी ने भी किया, है ना। अब उस गोबर को खाने वाले कोई जीव हैं, जैसे केंचुआ, गुबड़ीला और तमाम सारे जीव। जब वो खा करके उसको अपना वो मल करते हैं तब भी ह्यूमस में बदलता है। माने फसल अवशेषों को और पशु अवशेषों को जब मिलाते हैं तो एक अवशेष बन गया, उसको खाने वाले जब जीव जंतु, जैसे केंचुआ है या कुछ चीज़ है, इसको खा करके जब अपना अवशेष निकालता है तब ह्यूमस में कन्वर्ट होता है। जैसे आप बरसात में देखिए मिट्टी में केंचुए को, तो केंचुआ क्या खाता है, मिट्टी खा करके ही मिट्टी निकालता है। तो जो मिट्टी निकालता है वो ह्यूमस है। जैसे कुछ मल्चिंग करते हैं, तो मल्चिंग के नीचे जो मिट्टी बनती है वो बिल्कुल, वो तो चलता ही रहता है ना प्रोसेस भाई। इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन भी है, तो ज़रूरी थोड़ी कि केंचुआ के लिए मीडियम है ह्यूमस बनाने का। ह्यूमस बनाने के तो बहुत सारे जीव जंतु मीडियम है, जिसको हम जानते भी हैं, कुछ को नहीं भी जानते। तो बाय ह्यूमस ही पौधा पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, और ह्यूमस बन रहा है, ये प्राकृतिक विधि है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारा हस्तक्षेप केवल बेहतरीन कंपोस्ट डालने तक का है, बाकी नेचर अपने आप काम करता है। जी सिद्धि भाई, आप कुछ कह रहे थे? मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि 20:1 है रेशियो और 10:1 है। ये जब ह्यूमस बन रहा है तब 10:1 है। जब कंपोस्ट बना रहे हैं CN रेशियो में तो इसका 20 और इसका 1 है। ये है दोनों का। ह्यूमस के लिए ये आवश्यक है। तो हमारा काम बेहतरीन कंपोस्ट बनाने तक का है, बाकी का काम नेचर करेगा, उसमें वो व्यवस्था है।
तो इस विधि से अब हमको फार्म के अंदर जितनी भी कंपोस्ट चाहिए, है ना, अब जैसे सपोज 1 एकड़ में हमने सुबह हिसाब जोड़ा तो क्या पाया, 60 कुंटल हमें कंपोस्ट चाहिए हर हाल में, ठीक है ना, औसत तो यही आया था। अब मान लीजिए आपके पास कोई पशुधन है, तो एक गाय है, मान लीजिए उदाहरण के रूप से गाय है भैंस है, तो दिन भर में कितना गोबर देती है? देखिए मैंने 1 महीने तक लगातार तौला है ना, जैसे दिन में मान लीजिए हमारी गाय चली गई चरने, तो दिन का तो अब हम तौल नहीं पाएंगे, वो कहीं भी करेगी। जब शाम को आती थी, शाम की दोहनी से लेकर के उस सुबह की दोहनी तक वो रुकती है 12 घंटे, जब रात पूरी बिताती है। उस पूरे रात भर का गोबर हम रोज़ उठाते थे, तो कभी 11 किलो, कभी 10.5 किलो, कभी 100 किलो, कभी 9.5 किलो भी, कभी 11.5 किलो भी, तो औसत में 10 किलो के आसपास, 10.5 किलो के आसपास वो 1 महीने तक लगातार हमने तौला। तो हम दिन का भी ऐसा ही मान लें, आइडिया एक, ठीक है ना, तो 20 किलो के आसपास गोबर देती है, जिसमें हमें मिलता है 10 किलो के आसपास। अब अगर हमें 10 किलो रोज़ मिलता है तो 1 महीने में कितना हो गया? 3 कुंटल। 3 कुंटल 1 साल में, महीने में 12 महीने, साल में 12 महीने, 12 तिया 36 कुंटल एक गाय गोबर आपको दे रही है। अब ये तो हमने डालना ही है 36 कुंटल, और साथ में हम रोज़ झाड़ू लगाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां गिरती हैं, टहनियाँ गिरती हैं, हमने सब्जी खाई तो उसका हरा छिलका बचा, ये सब भी है, तो ये भी साल में 10-20 कुंटल उसमें डाल ही सकते हैं। तो 36 और 20 56 हो गया। जब ये बनेगा, पचेगा, तो ये पच करके जब बनेगा तो 30 कुंटल के आसपास कंपोस्ट निकलेगा, क्योंकि भारी कंपोस्ट की गोबर की परिभाषा है कंपोस्ट की, भारी तो गोबर, हल्का तो खाद। वजनदार है, भारी है तो गोबर है, हल्का हो गया तो खाद बनेगा। आप खाद देखिए ना कितनी हल्की हो जाती है, जिसने भी खाद अपने हाथों से बनाई होगी या डाली होगी, खाद हल्की हो जाती है बिल्कुल। वही गोबर एक समय भारी लगता है उठाने में, वही खाद तसले से हम डालते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो हल्का तो खाद, भारी तो गोबर। तो ये 56 कुंटल है, ये लगभग 40% रिड्यूस हो जाता है मान लीजिए, तो औसत रूप में हमें 30 कुंटल कंपोस्ट मिला। तो क्या करना है, चाहिए तो 60, तो 1 गाय की जगह 2 गाय कर लें, 36 दूनी 72 हो जाएगा, और अब पत्तियों की मात्रा थोड़ी बढ़ा देंगे, तो हमारा खाद पचने के बाद, सब कुछ बनने के प्रोसेस के बाद भी हमारे पास 60-65 कुंटल खाद होगी। तो 1 एकड़ में 2 गाय, या उसको ज़रूरी नहीं 2 गाय हों, 1 गाय 1 भैंस, कुछ बकरियां, कुछ मुर्गियां, ये सब कर लेंगे तो विविध प्रकार का गोबर रहेगा, तो विविध प्रकार के न्यूट्रिएंट्स उसमें होंगे, विविध प्रकार के बैक्टीरिया होंगे, और जितनी अच्छी प्रकार का बैक्टीरिया होगा उतना बढ़िया प्रकार का आपके खेत में काम करेगा और पोषण को बनाए रखेगा, मिट्टी के स्वास्थ्य को। तो इसको डिज़ाइन करते वक्त इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास कितनी ज़मीन है, कितने कंपोस्ट की आवश्यकता हमें है, और कितनी कंपोस्ट कितने पशुओं से पूरी हो जाएगी। तो ना पशु प्रेम हो, ना पशुओं से मोह ऐसा हो कि वैर हो। अब चूंकि पशु होंगे तो आपको खेत के एक निश्चित हिस्से में उनके लिए चारा उगाना ही पड़ेगा। भाई पशु हैं तो कुछ तो खाएंगे ना, तो चारा खाएंगे, तो बदले में जो मिलता है तो दूध मिलता है, गोमूत्र अलग मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इस हिसाब से हम अपने खेत को डिज़ाइन करते हैं। तो 1 या 2 गाय की आपकी बांधने की गौशाला बन जाए, ये 1 एकड़ के हिसाब से है चल रहे हैं। फिर जिसके पास जितनी ज़मीन है उस हिसाब से पशुपालन करे, अपना चारागाह मेंटेन करे, उनको या तो बाहर छोड़ने की व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं छोड़ने की व्यवस्था है तो खेत के किसी हिस्से में कम से कम जानवर एक बार टहल ले, राउंड लगा ले, तो उसका स्टोमक पार्ट बेहतर काम करता है। इस तरह से हमें कंपोस्ट को, माने फर्टिलिटी को मेंटेन करना है। तो जितना लिया था उससे 1.5 गुना 1.25 गुना हमें देना है, ये एक मोटा सूत्र है। अब वो आपके पास शुरुआत में व्यवस्था नहीं है तो आसपास गौशालाएं होती हैं, उनसे ले सकते हैं। हम लोगों ने इस बार ख़रीदा ही था बहुत सारी चीज़ें। ये है इसका टेक्निकल पार्ट। एक बार डालना होता है या फिर नहीं, देखिए हम लोग बेसिकली तो ना बारिश से पहले डालते हैं, क्योंकि बारिश से पहले डाल देते हैं और जुताई कर दिया, तो जब पानी बरसेगा तो खाद भी कब काम करेगी, जब नमी होगा, तो पानी होगा तो फिर वो काम करना शुरू करेगा। तो बारिश से पहले खाद डालने की प्रथा समाज में रही है। जैसे कोई किसान को नहीं मिलता एक बार में,
तो 2 बार में तो तब कर लीजिए जब आपकी फसल लगानी है, उससे पहले कर लीजिए। भाई फसल लगाने के पहले भी आप खेत में पलेवा करते हैं, माने खेत को मिट्टी को बनाने का एक प्रोसेस होता है। पानी लगाते हैं, फिर जोतते हैं, जैसे ये खेत बने हुए पड़े हैं ना आप, एक बार तब जब फसल कटे फिर अगली फसल में डाल दीजिए पलेवा करने से पहले। तो इस तरह से हम 2 बार भी डाल सकते हैं, जब भी आपके पास उपलब्धता है उसको डाल सकते हैं। और वैसे करना है तो जैसे हम यूरिया और DAP ये डालते हैं, छिड़काते हैं, हमने इस बार प्रयोग किया कि हमारे पास मुर्गियाँ खूब हैं, बकरियाँ हैं, तो उसकी खाद को, मेगनी को और बकरी की मेगनी को तसले में लेकर के जैसे यूरिया DAP छिड़कते हैं ना, ऐसे हमने धान में उसको छिड़का और हमारे अपेक्षित परिणाम आए। खाद जानी चाहिए, किसी भी विधि से जाए। एक संदेश था ये कि जो बकरी और मुर्गी पालन का कॉन्सेप्ट है, ये मतलब उसका यूटिलाइजेशन क्या है? मतलब आगे बकरी का क्या यूज है, मुर्गी का क्या यूज है? जैसे अभी तो गोबर के लिए यूज कर रहे हैं, नेचर में है कि नहीं है? हाँ, नेचर में तो कोई उपयोग है। अब उस उपयोगिता को पहचानेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये तो कटेगी और हम ये काटना नहीं चाहते। ये बहुत सारे लोगों की मानसिक फसावट भी है और उनके जेन्युइन प्रश्न भी हैं। भाई जो जिस पृष्ठभूमि से आया है वैसे ही उनके प्रश्न होंगे। सामान्य रूप में आदमी कहता है कि यार भले लोगों को नहीं खाना चाहिए, ये तो हमारा खाना नहीं। और जहाँ कुछ उपलब्धि नहीं है वहाँ क्या करेंगे? जहाँ उपलब्ध नहीं वहाँ तो क्या उत्तराखंड को क्या कहते हैं? देवभूमि। सबसे ज़्यादा बकरा कहाँ खाया जाता है? उत्तराखंड में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वही हो सकता है। भैंस, बड़े जानवर वहाँ हो नहीं सकते हैं क्योंकि पहाड़ हैं। पहाड़ों पे सबसे फुर्तीला कौन सा चढ़ सकता है जो चारा भी चुन सकता है? बकरियां हैं। तो बकरी पालन सबसे ज़्यादा वहाँ सफल है। एक त्यौहार होता है जौनसार एरिया, मैं तो रहा हूँ 1 साल देहरादून में, उधर पहाड़ों में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। एक जौनसार एरिया में एक त्यौहार होता है, तो ऊपर जहाँ बर्फ़ गिरती है, मतलब ऊपर पहाड़ों में, वहाँ उनके घर भी उस प्रकार के होते हैं, पुराने और ठंडे। तो बकरा जब बकरा या बकरी जो भी कटता है तो उसको, जो त्यौहार होता है उस दिन तो बन जाता है, लेकिन अब खूब सारा कटा तो कहाँ जाएगा, तो उसको ऐसा टांग देते हैं धागे पे बांध के या सलिया से, कुछ ऐसा ऐसे कमरे में टांगते हैं जो सबसे ठंडा होता हो, जहाँ ठंडा रहता है। और उस प्रकार के जैसे ही कोई मेहमान आता है तो गर्म पानी किया जाता है, उसको लाया जाता है, बॉयल किया जाता है गर्म पानी, फिर वो वैसे ही हो जाता है, काट के बना दिया। क्योंकि वहाँ वही उपलब्ध है। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, घर मकान, ये भौगोलिक स्थितियाँ तय करते हैं, इसमें व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है। अभी प्रेम दादाजी फिलीपींस गए थे, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ जिस होटल में OFI की मीटिंग थी, वो वर्ल्ड इंडिया कांग्रेस था ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो वहाँ अपने घर से पपड़िया तमाम बनवा के ले गए थे, क्योंकि आइडिया था कि बाहर तो मिलता नहीं है, वो कई बार गए हैं, तो जो ले गए थे उसी में जिंदा होकर के वापस लौटे हैं। क्योंकि वहाँ मेढक का सूप था, प्रॉन्स थे, मछली थी, तमाम प्रकार की थी, ये पकौड़े, सामान्य खाना नहीं था, क्योंकि वहाँ होता ही नहीं है। अब उनसे लड़ा जाए, कहा जाए कि आप तो भ्रष्टाचारी हो, अनैतिक हो, ये खाना नहीं है, क्योंकि वहाँ वही उपलब्ध है। बंगाल में देवी पूजा में तो मछली चढ़ती है ना, आपके यहाँ तो जहाँ जो उपलब्ध है उसके आधार पे खाने पीने की प्रवृत्तियाँ हैं, है ना। इसको बहुत ज़्यादा बिठाना नहीं है और बहुत ज़्यादा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हो, आपको सहज लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो ठीक नहीं ठीक है। खाना पीना हरदम भौगोलिक स्थितियाँ तय करती हैं, इसमें हमारा व्यक्ति का कोई योगदान है नहीं। तो इस तरह से कंपोस्ट के लिए, अब जब कंपोस्ट को समझने जाते हैं तो सारे पशुओं की आवश्यकता समझ में आती है ना। फिर इसमें सूखा मैटर चाहिए, तो सूखे मैटर में भी ऐसा थोड़ी कि केवल भूसा भूसा होगा, भूसा भी हो सकता है, सड़ा हुआ पुआल भी हो सकता है, कई प्रकार की पेड़ रहेंगे तो कई प्रकार की पत्तियां होंगी। हर पेड़ एक निश्चित प्रकार के पोषक तत्वों की खान है, और कुछ कुछ पोषक तत्व भी होते हैं अलग से, है ना। जैसे आम में आमरस एक बड़ा होता है, बाकी सारी चीज़ें होती होंगी, है ना। और हर पेड़ की स्टेजेस होती हैं, तो उसमें कुछ कोपल पत्तियां होती हैं, कुछ मैच्योर पत्तियां होती हैं, कुछ अर्ध मैच्योर पत्तियां होती हैं। हर स्टेज की पत्ती में एक निश्चित न्यूट्रिएंट्स होता है। कोपल में जैसे आपको कॉपर मिल जाएगा, बोरॉन मिल जाएगा, बड़ी पत्ती में आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, और अर्ध मैच्योर होगी तो कुछ जिंक वगैरह मिल जाएगा। तो हर स्टेजेस की हरी पत्तियां भी हों,
हर प्रकार के अलग अलग चारे की हरी पत्तियां हो, हरा चारा हो, हर प्रकार के सूखे पे, जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आप झाड़ू लगाएंगे तो बहुत सारी प्रकार की पत्तियां मिलेंगी। तो कई विविध प्रकार की पत्तियां, विविध प्रकार की हरी चारा, विविध प्रकार का गोबर और पानी, इन सब के संयोग में बेहतरीन कंपोस्ट का निर्माण होता है। अभी हम लोग कई बार जाने अनजाने कंपोस्ट है तो सूखा चारा डालना है तो एक ही प्रकार के सूखे चारे से, एक ही प्रकार के गोबर से, एक ही प्रकार की चीज़ों से हम बना देते हैं, तो एक निश्चित प्रकार का पोषक तत्व मिलता है, लेकिन सारे पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए विविध प्रकार की पत्तियों का, विविध प्रकार के हरे चारों का, विविध प्रकार के गोबर गोमूत्र का समागम होने से ही बेहतरीन प्रकार की कंपोस्ट मिलती है। इसको अपने शरीर से समझ सकते हैं कि यदि आपको रोज़ कोई दाल खिलाए, दाल में प्रोटीन होती है, बहुत अच्छी बात है, कोई और चीज़ें, और एक ही प्रकार का खाना खिलाए तो कितने दिन तक आपको अच्छा लगेगा और कितने दिन तक खा पाएंगे, भले ही आपका पसंद का क्यों ना हो। तो आपको वैरायटी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर की आवश्यकता है। शरीर को 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। 17 प्रकार के पोषक तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें वनस्पतियाँ चाहिए, क्योंकि हम वनस्पति ही तो खाते हैं, माने गेहूँ। उतने ही पोषक तत्वों का मिट्टी में होना ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी से ही वनस्पति, फसलें, हमारी पेड़ पौधे उग रहे हैं, उसमें आधार है। तो जो पोषक तत्व हमें अपने शरीर के लिए चाहिए, उसके लिए काम कहाँ करना है? अपने शरीर के लिए नहीं करना है, काम करना है मिट्टी में। क्योंकि मिट्टी समृद्ध होगी, मिट्टी में 17 प्रकार के पोषक तत्व होंगे तो उससे फसलें भी स्वस्थ होंगी, फसलों को भी मिलेगा, और फसलों को मिलेगा तो बाई फसल हमें मिलेगा, क्योंकि हम सीधे मिट्टी खा नहीं सकते हैं। तो काम कहाँ करना है? और मिट्टी कैसे बनेगी 17 प्रकार के पोषक तत्व के लिए? कंपोस्ट है। इसीलिए इसको, मिट्टी को कहते हैं सॉइल द फाउंडेशन ऑफ न्यूट्रिशन। पोषक तत्वों का आधार है मिट्टी। इस मिट्टी की जीवंतता को बनाए रखने के लिए कंपोस्ट और एक निश्चित मात्रा में भूभाग में पेड़ पौधे का होना आवश्यक है। ये फार्म डिज़ाइन का ही एक अभिन्न भाग है। अभी भैया बता रहे थे 1 एकड़ में 40 कुंटल धान हुआ, बिना किसी केमिकल, बिना किसी के, तो हुआ ना। तो कुछ तो डालते ही है ना भाई, उनके पास गोबर की उपलब्धता है तो डालते हैं, तभी तो हो पाया। नहीं आप सामान्य उसमें जाइए तो अभी तो केमिकल डालने के बाद भी इतना उत्पादन नहीं मिलता है। तो ये है, इसको मेंटेन करने के लिए जितना लिया उतना बनाने की आवश्यकता है। प्रोसेस पे फिर हम और शाम सुबह बात कर लेंगे, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है ना। वो हर आदमी भी अलग अलग तरीके से बना सकता है, वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये है कि जितना हमने लिया था उतना हमें देना है। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कंपोस्ट का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हमारा हस्तक्षेप है। ये कृत्रिम विधि है, लेकिन ये मानवीय विधि है। जो भी नेचर से हमने लिया उसको व्यवस्थित रूप से परोस करके हमने धरती को दे दिया, इसमें हमारा योगदान शामिल है, ठीक है ना। अब इसकी विधियां 1000 हो सकती हैं। इंडोर मेथड हो सकता है, शिवांश विधि हो सकती है, गोबर गैस की स्लरी हो सकती है ना, और घूर विधि भी हो सकती है, गड्ढा विधि भी हो सकती है। क्वालिटी में भी चेंज आता होगा? क्वालिटी में बहुत चेंज नहीं आता है विधि बदलने से, कुछ चेंज आता है। जैसे इतना हो सकता है कि कोई कंपोस्ट पहले पक गई, कोई बाद में पकी, कोई स्लो प्रोसेस पे पकी, कोई तेज प्रोसेस पकी, तो हल्का फुल्का तो आ सकता है। लेकिन अगर कंपोस्ट के ये आधार ठीक है, माने कई प्रकार का भूसा है, कई प्रकार का गोबर है, कई प्रकार का चारा है, तो बाकी कंटेंट उसको मिलता है। देखिए किसानी क्या है कि कोई ऐसा काम नहीं है ऑफिस जैसा कि उसने कहा आज फाइल ढूंढ के देनी है तो देनी है। अब अगर आप रोज़ कंपोस्ट को टर्न करेंगे तो गोबर मान लीजिए 50 कुंटल कंपोस्ट है तो आपके लिए भार हो गया ना। तो आपको ऐसी विधि ढूंढनी पड़ेगी कि जिसमें हमें बहुत अधिक टर्न भी ना करना पड़े और साल भर में खेत को उपलब्ध भी हो जाए। आपने एक शेड्यूल बना लिया कि हमें साल में एक बार में कंपोस्ट चाहिए इतनी, तो आप वो वाली विधि अपनाएंगे ना। वो क्यों अपनाएंगे जिसमें हर रोज़ बदलना है। जैसे हम लोग किचन गार्डन करते हैं तो हम लोग शिवांश खाद बनाते हैं किचन गार्डन के लिए, उसमें हर दूसरे दिन टर्न करना होता है। तो लोग भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, तो सुबह सुबह का शरीर का श्रम भी हो गया और टर्न भी हो गया और 18 दिन के अंदर खाद भी मिल गई। तो जो खाद आपको 6 महीने 8 महीने में मिल रही है वो खाद हमें 18 दिन में मिल गई। तो हमने उतना उसके लिए श्रम किया, अपनी विधि को सेट कर लिया। तो ये विधियाँ और प्रोसेस ये हर व्यक्ति को सेट करने की आवश्यकता है। जैसे मेरा अपना व्यक्तिगत खुद मानना है कि मैं शिवांश जब भी हम खेती करते हैं
तो किचन गार्डन के लिए केवल शिवांश बनाते हैं, बाकी मेन फसलें जिसमें लेनी है उसके लिए नाडिप विधि ही ठीक है। बड़े बड़े गड्ढे हमने बना दिए, गड्ढे मीन्स उसके ट्रेंच बना दिया ईंटों से और उसको जालीदार कर दिया, पाट कर दिए, और जो भी गौशाला से गोबर आया वो गोबर उसमें धीरे धीरे डालते रहे। उसी में हमारे जो खाना बचा वो भी डाल दिया, जो पत्तियां टूटती हैं वो भी डाल दी, जो भूसा है कुछ भी है, पेड़ पौधे बंदर तोड़ गए पेड़ पौधे उसको बारीक करके डाल दिया, पत्तियां डाल दी हरी सूखी जो भी मिलता गया, और रोज़ का रोज़ गोबर भी पड़ रहा है। और धीरे धीरे जब भी कमी लगी पानी की तो पानी भी दे दिया, ऊपर से जब भर गया हल्का फुल्का ढक दिया पत्तियों से या पुआल से या ऐसे भी, और वो साल हमें पता है कि 6 महीने में पक जाएगा, 6 महीने बाद हम उसको निकाल लेंगे। तो इस विधि से भी चलते हैं। तो ये हर व्यक्ति अपने अपना अलग अलग परिस्थितिजन्य तरीके से तय करेगा कि किसकी कौन सी विधि ठीक होगी। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है कि एक ही विधि किया जाए, उसमें कई बार रिजिड हो जाता है आदमी, और हम चाह करके भी रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते। आप स्वतंत्र हैं तब तो प्रयोग कर पाएंगे, और स्वतंत्रता नहीं है, किसी ने एक निश्चित खूंटा बांध दिया है, उस विधि को ढोते रहेंगे। तो मेन आधार है कि ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़नी चाहिए। उसके जो प्रोसेस हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस माने पेड़ पौधों की एक निश्चित मात्रा, और कंपोस्ट की एक निश्चित मात्रा माने जितना हम देते हैं, ये जाएंगे तो सार्वभौमिक मिलेगा, कंपोस्ट की तमाम सारी विधियाँ मिलेंगी। अब विधि अलग अलग हो सकती है कि यूरोप में कोई और विधि काम करती होगी, भारत में और काम करती है। भारत में इतने प्रकार के 47 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, तो हर एग्रोक्लाइमेटिक जोन का अलग विधि हो सकता है। लेकिन पहले शायद 85 के आसपास थे, और उनमें से कुछ जब इंडिया का पार्ट हुआ तो कुछ पाकिस्तान में चले गए, तो अभी कुछ मुझे लगता है 60 के आसपास है शायद इंडिया में अभी। तो हर अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग मेथड मिल जाता है। तो मेथड इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है प्रयोग करके भी देखा जा हाँ, सकता है। हर व्यक्ति नया प्रयोग कर भी सकता है ना। भाई आपको कोई लगा कि यार ये टर्न करने में बड़ी दिक्कत है, तो आपने कोई नई मशीन इंट्रोड्यूस कर दी, बना दी, कोई विधि खोज दी जिसमें ये ना करना पड़े और बन भी जाए, तो उसमें उसके लिए तो हरदम नवाचार के लिए तो हरदम ओपन होना चाहिए। तो ये कंपोस्ट की एक सरल इसको परिभाषित कर दिया है, एक मोटा मोटा समझने के लिए, कि बहुत सारा इतना गहन तरीके से उसमें चले जाते हैं कि कई बारी लगने लगता है। तो सीधी से 4 चीज़ें याद रखनी है कि सूखी चीज़ माने सूखा कंटेंट कुछ भी, हरा कंटेंट कुछ भी, गोबर गोमूत्र और पानी, ये 4 चीज़ों की उपलब्धता में ही कोई भी कंपोस्ट बनेगी। इसी 4 चीज़ों में बनेगी। कंपोस्ट का काम मिट्टी को स्वस्थ रखना, मिट्टी का भोजन है। मिट्टी स्वस्थ होगी तो फसल स्वस्थ होगी, और फसल स्वस्थ होगी तो मानव स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य दोनों ठीक, क्योंकि वनस्पति जगत पे पशु भी, जीव जगत भी आधारित है और हम भी निर्भर हैं। अब इसमें और गहरे से देखने जाते हैं। अब इसमें तमाम चीज़ें हैं कि जब आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो आप कोई फसल आपने तय किया खेत में कि कोई फसल हमको लेनी है, तो कई बार हम फसल के अनुसार भी कंपोस्ट बनाते हैं। जैसे आपको लेनी है, सपोज पैडी की फसल लेनी है, धान की, धान में नाइट्रोजन ज़्यादा लगेगा, तो जब हम ये खाद बना रहे हैं कोई भी कंपोस्ट, तो उसमें क्या करेंगे कि इस भाग को कम कर सकते हैं और इस भाग को बढ़ा सकते हैं। माने ड्राई कंटेंट कम करके ग्रीन कंटेंट बढ़ा दीजिए, तो नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट बन जाएगी। आपको कोई कंपोस्ट लेनी है जिसमें फलदार कुछ लेना है, बैगन लेना है, टमाटर लेना है, इस प्रकार का है ना, उसमें कार्बन ज़्यादा बढ़ा दीजिए, इसको सीमित कर दीजिए, लेकिन रहेंगे दोनों। तो फसल के हिसाब से भी कंपोस्ट को हम लोग उसको बनाते हैं। लेकिन मोटा मोटा कंपोस्ट की आवश्यकता है, कंपोस्ट की आवश्यकता के लिए हम लोग ये चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों का आधार भी इतना ही है कि फर्टिलिटी को मेंटेन करना है। जैसे ही कंपोस्ट ज़मीन में जाता है तो जो हमारे माइक्रोब्स मिट्टी में हैं, सूखे पड़े हुए हैं, जो फंगस काम करती है, ये सारी चीज़ें एक्टिव होती हैं। तो फंगस का अपना रोल है, माइक्रोब्स का अपना रोल है, सॉइल लाइफ का अपना रोल है, ठीक है ना। बल्कि इसमें अगर चाहेंगे तो सॉइल लाइफ भी ऐड किया जा सकता है
क्योंकि सॉइल लाइफ से माने बैक्टीरिया और सब, हालांकि ये गोबर और गौमूत्र में आ ही जाता है, इसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, ये होता है तो सॉइल लाइफ होती ही है। तो जो कंपोस्ट अब हमने कार्बन बना के डाला ज़मीन में, तो कार्बन ईटेबल फॉर्म में कब आएगा भाई? पौधे लेंगे तो उसकी ईटेबल फॉर्म में, तो फिर उसके बाद काम शुरू होता है सॉइल लाइफ का। जैसे आप देखें, गौर से देखें, जैसे गाय जहाँ गोबर कर दें, आप अगले दिन उसको उठाएं, जब हल्का टाइट हो जाए तो उसके नीचे बहुत सारे छेद पाएंगे आप, हो जाते हैं। अब वो छेद कोई 1 मीटर नीचे होता है, कोई 1 फुट नीचे होता है, कोई, तो नीचे जो सॉइल लाइफ है उसमें केचुआ भी होता है, गुबड़ीला भी होता है, और भी तमाम प्रकार के होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, जैसे ही अपना भोजन पाते हैं नीचे से उसको खाने के लिए आते हैं। जब वो नीचे से खाने के लिए ऊपर आते हैं तो भी छेद करते हुए आएंगे, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो भी वो छेद करते हुए जाएंगे। तो इसीलिए प्राकृतिक खेती या नेचुरल खेती की भूमिका इसलिए भी ज़्यादा है। और जब पानी बरसेगा तो पानी नीचे कैसे जाएगा एक्वीफर में? सुबह बात हुई थी हमारी, इन्हीं पोर्स के माध्यम से पानी नीचे जाता है। ये जो पोर्स बन गए इसी से नीचे जाता है पानी। इसीलिए आप देखें कि जो भी खेत में गोबर और गौमूत्र, गोबर और कंपोस्ट पड़ता है लगातार, वो खेत एकदम मुलायम हो जाता है। और उसमें सामान्य रूप से आप एक कंपोस्ट वाला खेत लीजिए और एक खेत लीजिए जिसमें केमिकल पड़ता रहा हो, आप दोनों में समान पानी डालिए, माने पानी लगाइए। इस खेत में पानी ऊपर चिपचिपा रहेगा, लगेगा रुक गया है, नीचे नहीं जाएगा। और इस खेत में पानी चला जाएगा तो नमी को ज़्यादा दिन तक लॉक करके रखेगा। तो यदि हम देखें कि जो आज की बड़ी समस्या है जल संकट की, जल समस्या की, तो ये भी कहाँ समाधानित हो रही है? खेती के माध्यम से। क्योंकि जैसे ही खेती में बहुत सारा प्रकार का गोबर जाता है, नीचे से उसको खाने वाले पोर्स, जीव जंतु आते हैं और पोर्स बनते हैं, तो पानी सबसे ज़्यादा नीचे कहाँ से पहुँचेगा? खेतों से जाएगा। तो एक चीज़ के कई तरीके हो सकते हैं। माने हम खेती तो कर ही रहे हैं, खेती के साथ साथ हम पर्यावरण संरक्षण भी कर रहे हैं। अभी देखिए मौलिक रूप से क्या घटा है, मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी चर्चा इस पे कर लेते हैं कि हम लोग फंस कहाँ गए हैं। हम लोग इस बात पे फंस गए हैं, ज़्यादातर लोग जो फंसे हैं, जैसे मैं जहाँ से निकला हूँ, हमें अपने घर में कभी खेती नहीं करने दी गई। मतलब वो मानसिक रूप से, वैसे तो हम कर ही नहीं पाए, लेकिन मानसिक रूप से भी सपोर्ट नहीं था। हमारे यहाँ भी आपके यहाँ भी यही होगा और बहुत सारे लोगों के यहाँ भी ये होगा, ज़्यादातर समस्या। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसान का सम्मान नहीं है। यहाँ तक ये बात भी लग जाती है कि आपकी शादी भी नहीं होगी यदि आप खेती में जाते हैं। ठीक है, और इस बात का भुक्तभोगी हूँ मैं कि मेरी बहुत सारे लोग आए उस बीच, लेकिन मैं भी फकड़ी स्वभाव का, सीधे कह दिए कि यार मैं किसान हूँ। मतलब अब ये नहीं है कि मैं मतलब पूरा टाइम किसान भी हूँ, इस चीज़ को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ, मेरी आजीविका की और सोर्सेज भी हैं, लेकिन मैं मौलिक रूप से किसान बन गया हूँ नौकरी छोड़ने के बाद। तो कई लोग ये कह के चले गए कि पागल हो गया, और घर वालों ने तो कहा है। क्यों? अच्छा, घर वाले आपसे ये नहीं चाहते हैं कि आप किसानी ना करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सम्मान नहीं है किसानी में, इसलिए आपको किसानी में नहीं आने देना चाहते। क्योंकि पहचान और सम्मान ये हर व्यक्ति को चाहिए, इसके बिना जीना होता नहीं है। आपको एक टाइम भोजन में कम मिलेगा, चलेगा, कपड़े कम ज़्यादा मिलेंगे, चलेंगे, यदि सम्मान और पहचान नहीं है तो आपका नहीं चलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति, और सम्मान कितना चाहिए? सीमित चाहिए कि असीमित चाहिए? असीमित चाहिए, निरंतर चाहिए। तो अभी जो हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियन जो हमें प्रेरित कर रहे हैं कि नौकरी कीजिए, पैसा कमाइए, पद कमाइए, ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप सिक्योर हो जाएंगे, इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ चीज़ें वो एब्स्ट्रैक्ट कर लीजिए, बना लीजिए। तो जो बाहर आपको 1000 रुपये का एक डब्बा मिलता है, वो आपका 10 रुपये के अंदर में बन के घर में तैयार हो जाएगा, और वो किसी के लिए नुकसानदेह भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो खाद एक छेद हमने बंद किया, दूसरा छेद हमारा बीज है। हम कितनी भी सस्टेनेबल फार्मिंग करने की कोशिश करें, बीजों में जिस प्रकार का जो कंट्रोल हुआ है उससे हम सब कंट्रोल हुए हैं। असली रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन का जो मकसद था